अच्छा, भावल नगर में जो वाक़या हुआ था ना, उसमें अब पुलिस और फ़ौज की सुलह हो चुकी है। अब तक जो असल हक़ाइक़ है ना, यानी कि मुल्क 2 बड़े इदारे हैं, यानी बड़ा भाई और छोटा भाई, आपस में लड़ पड़े। असल वाक़या ये है कि एक भावल नगर का एक थाना है, थाना मदरसे वाला। उसमें एक एसएचओ है, उसका नाम है मोहम्मद रिज़वान। मोहम्मद रिज़वान जो है ना, पहले सिपाही भर्ती हुआ था। सिपाही भर्ती होने के बाद उसने 11 साल एज़ ए कांस्टेबल नौकरी की है। 11 साल कांस्टेबल की नौकरी करने के बाद उसने तहरीरी इम्तिहान पास की है एएसआई का। जब उसने तहरीरी इम्तिहान एएसआई का पास किया, 11 साल हो गए, तो उसमें फिर उसने तरक्की पाई है। फिर वो एसएचओ के रैंक पर पहुंचे। जब वो एसएचओ के रैंक पर पहुंचे तो उसकी सर्विस को अब 24 ईयर यानी कि 24 साल गुजर चुके हैं। 24 साल जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा होता है जो उसने पुलिस की सर्विस में वक्फ कर दी हैं। और काफ़ी तजर्बेकार पुलिस ऑफिसर है। काफ़ी थानों में उसकी तब्दीली रह चुकी है और वो काफ़ी थानों में एज एसएचओ और एएसआई काम कर चुके। अब मजे की बात जो है ना, जो एएसआई होता है ना, वो तफ्तीशी होता है। वो किसी मुकदमे की तफ्तीश करता है, यानी कि बुनियादी पॉइंट एएसआई ही लिखता है। अब एसएचओ रिजवान के साथ एक सिपाही का नाम है अली। जो अली सिपाही है ना, वो उसका जो है ना, हम क्लास समझ लें, हम मेट समझ लें, यानी कि एक ही वक्त में भर्ती हुए हैं दोनों। अब जो है ना, अली और एसएचओ रिजवान दोनों ने 11 साल इकट्ठे काम किया एज ए कांस्टेबल। इसी वजह से जहां भी रेड होता था, एसएचओ मोहम्मद रिजवान साहब अली को अपने साथ लेके जाते थे। कहीं भी जाना होता था, कहीं भी किसी भी वाक़ये की तफ्तीश करने, एज ए विजिट करने, एज ए पेट्रोलिंग करने के लिए, तो अली उसके साथ होता था। अच्छा, कांस्टेबल अली ने रास्ते में एक नाके से एक मुलज़िम से पिस्टल बरामद किया है। जब पिस्टल बरामद हो चुका है, तो बकौल मुलज़िम के कि एसएचओ ने मुझसे 40,000 रुपए लिए हैं। 40,000 लेके उनके आपस में मुकमुका गए, उसने उसको छोड़ दिया। अब जब 40,000 ले रहे थे तो पुलिस वालों ने जो मुलज़िम पकड़ा था उससे पूछा है कि हाँ भाई, आपने ये पिस्टल कहाँ से लिया? उसके बकौल कि मैंने ये पिस्टल इमरान नामी शख्स से खरीदा है। जब इमरान नामी शख्स से पिस्टल खरीदा चुका था, तो कांस्टेबल अली, एसएचओ नहीं जाता, कांस्टेबल अली जाता है। वो इमरान नामी बंदे को गिरफ्तार करके लाता है और उससे पूछ-गुछ करता है। दौरान पूछ-गुछ इमरान बताता है कि उसको ये पिस्टल रफ़ाकत ने दिया। अच्छा, पहले पिस्टल देखें, नाके पे कांस्टेबल अली, एसएचओ का इधर ज़िक्र नहीं, नाके पे कांस्टेबल अली ने पिस्टल पकड़ा किसी मुलज़िम से। अब एसएचओ के पास वो दोनों, क्योंकि हमराज़ थे ना कांस्टेबल अली और एसएचओ रिज़वान साहब, दोनों हमराज़ थे। कांस्टेबल अली वो उस मुलज़िम को पकड़ के एसएचओ रिज़वान के पास जाता है। रिज़वान उससे पूछ-गुछ करता है और 40,000 में मुँह-मुँह हो जाता है। यानी कि आप 40,000 हमें दो, हम आपको छोड़ देते हैं। जब 40,000 वो ले चुका था, तो उससे दौरान पूछ-गुछ ये मालूम होता है कि हाँ भाई, ये आपने पिस्टल कहाँ से खरीदा? तो वो कहता है मैंने इमरान नामी से खरीदा। अब इमरान नामी को कांस्टेबल अली दोबारा दूसरे शख्स को गिरफ्तार कर लेता है। तो फिर इमरान नामी बंदे की तफ्तीश होती है। दौरान तफ्तीश इमरान नामी बताता है कि ये मैंने पिस्टल रफ़ाकत अली से खरीदा है, रफ़ाकत से। मुलज़िम इमरान को भी एसएचओ मोहम्मद रिजवान साहब 40,000 रुपए में छोड़ देते हैं। अब जो पहला पकड़ा था मुलज़िम, उसको भी 40,000 में, अब दूसरे को भी 40,000 में। अली, इमरान और इमरान से एक पहले को। अब अली से पूछ-गुछ होती है तो वो कहता है मुझे रफ़ाकत ने दिया। अब रफ़ाकत की गिरफ्तारी और रिहाई की बारी थी। एसएचओ रिजवान और कांस्टेबल अली रफ़ाकत को गिरफ्तार करने चले जाते हैं। रफ़ाकत घर पर नहीं होता। रफ़ाकत के भाई अनवर से एसएचओ ने 1 लाख रुपया मांगे कि आप भाई अनवर साहब, आप हमें 1 लाख रुपया दे दें, हम आपके भाई को छोड़ देते हैं, हम उसको अरेस्ट भी नहीं करते। जब रफ़ाकत को अगर आप 1 लाख रुपया नहीं देते, रफ़ाकत को थाने पे पेश करें। अनवर ने हामी भर ली। उसने कहा ठीक है भाई, हम आपको 1 लाख रुपया दे देते हैं, आप इस तरह करें, मेरे भाई को ना पकड़ें। वो 1-2 दिन का टाइम मांगते हैं। जब 1-2 दिन गुजर जाता है तो रफ़ाकत के पास वो जो भाई होता है अनवर, उसके पास पैसे नहीं होते। वो पैसे को बंदोबस्त नहीं कर सकता।
तो वो दूसरे दिन फिर एसएचओ का बुलावा आ जाता है और उस दिन एसएचओ बहुत बड़े नाराज होते हैं। तो जब अनवर और रफाकत को पुलिस गिरफ्तार करने, रफाकत और अनवर दोनों भाई हैं, उनके घर पर रेड हो जाता है। जब रेड हो जाता है तो अनवर के एक भाई पाक फौज में कमांडो है। जब वो पाक फौज में कमांडो है तो वो भी उस वक्त घर पर मौजूद होता है। घर पर एसएचओ और अनवर वालों को तू मैं और तकरार हो जाती है। जब तकरार हो जाती है तो सारे महल्ले वाले जमा हो जाते हैं। महल्ले वाले जमा होते हैं तो सारे महल्ले वालों ने कांस्टेबल अली और एसएचओ को पकड़ कर बिठा लेते हैं कि हाँ भाई, आप 1 लाख रुपए क्यों मांग रहे हैं, किस चीज का तवान मांग रहे हैं। तो इसी टाइम पे एसएचओ रिजवान साहब 15 पे कॉल कर देते हैं। 15 से एलीट फोर्स की 3-4 गाड़ियां अनवर के घर पर रेड मार देती हैं। तो वो उसके साथ जो होते हैं, एक गाड़ी में 6-7 बंदे होते हैं, तो वो 20-25 बंदे तो हो सकते हैं ना, या 15-20 बंदे। तो वो अनवर के घर धावा बोल देते हैं। इसी दौरान अनवर के बुजुर्ग वालदा और भाभी को भी मारा, लातों घोंसों और ये इस तरह कर दें कि उनको डराया जाता है, हरासा किया जाता है। थाने आकर एसएचओ रिजवान सबकी अच्छी तरह से धुलाई करते हैं ताकि यहाँ तक अनवर वर्क और दूसरे गिरफ्तार शुदा अफराद को पीछे से पेट्रोल भी डाला जाता है और सबके खिलाफ कार्य सरकार के मुदाखलत में पर्चे में औरतों का नाम भी डाल दिया जाता है। अच्छा, अब इस दौरान एसएचओ रिजवान साहब जो है एक बहुत बड़ी चालाकी और गेम खेल जाते हैं। वो गेम क्या खेलते हैं? गेम ये खेलते हैं कि वो डीपीओ साहब को एक पैगाम भेजते हैं, पैगाम रसानी कहते हैं कि डीपीओ साहब, हमने बहुत बड़ा गैंग पकड़ा है डाकुओं का, तो हमने उनको थाने में बंद कर दिया। आगे डीपीओ को जवाब वो कहते अनवर साहब वेरी गुड, और इनको तुन के रखो। जब ये डीपीओ और इसकी एसएचओ के आपस में हो रही होती है ना कन्वर्सेशन, तो इस दौरान वो अनवर और रफाकत दोनों सुन रहे होते हैं। अब अनवर और भाई एक स्पेशल कमांडो में होता है, तो ये एसएचओ जो होते हैं ना, ये डीपीओ के कमाऊ पुत्र होते हैं। ये हर नाके से ये डीपीओ को अपना मंथली देते हैं, हफ्ता देते हैं, दिहाड़ी देते हैं, जो भी समझ लें, सालाना देते हैं, माहाना देते हैं। सालाना तो नहीं कह सकते, हफ्ता कह सकते हैं। अब इस सारे काम के पीछे एसएचओ को डीपीओ की तरफ से गैर मशरूत हिमायत भी हासिल थी। पुलिस के बेपनाह तशद्दुद की वजह से अनवर और दीगर साथी, जिसमें फौज का हाजिर सर्विस जवान भी थे, उनकी हालत खराब हो जाती है। दूसरे दिन अनवर के रिश्तेदारों ने एसएचओ रिजवान से रब्ता किया। रिजवान पता क्या कहते हैं? तो रिजवान उनसे मजीद 5 लाख रुपए की डिमांड करते हैं कि 5 लाख दो, अपने बंदे ले जाओ। जब ये हो जाता है तो रिजवान के रिश्तेदारों ने हाई कोर्ट में रिट दायर कर देते हैं। हाई कोर्ट में रिट दायर होने से हाई कोर्ट से एसएचओ रिजवान को नोटिस मिलता है कि मुल्ज़मान को हाई कोर्ट में पेश किया जाए। अब जैसे ही हाई कोर्ट की तरफ से नोटिफिकेशन मिलता है, तो एसएचओ रिजवान जो है ना, वो डर जाता है कहीं कि अदालत की तरफ से बेल्फ ना आ जाए। बेल्फ के होने की वजह से वो डीपीओ साहब की रजामंदी से मुल्ज़मान को तख्त महल थाने में मुंतकिल कर दिया जाता है। जब वैसे वो मुंतकिल हो जाते हैं, थाना तख्त महल के एसएचओ ने जब देखा कि मुल्ज़मान की हालत ख़राब हो गई है, तो वो सारे लोग पुलिस के तशद्दुद की वजह से ज़ख्मी हैं, तो एसएचओ ने मुल्ज़मान को सिविल अस्पताल भावल नगर में छोड़कर चला गया। जैसे कि पुलिस की तशद्दुद की वजह से ज़ख्मियों में फ़ौज के जवान भी थे, तो उन्होंने अस्पताल से अपने यूनिट कमांडर से रब्ता किया। जब रब्ता हुआ तो यूनिट कमांडर सिविल अस्पताल पहुंचे और उसको सारी हालात का और वाक़यात का पता चला और उनकी हालत ज़ार का भी पता, क्योंकि वो हालत ज़ार सब उनकी हड्डियाँ टूटी हुई थी, ज़ख्म थे, उनके पीछे से पेट्रोल डाला गया था। और इस वाक़ये की सारी इत्तला यूनिट कमांडर थे जो ना अपने सीनियर कमांड को सारी सूरत हाल से आगाह करता है। फ़ौज के सीनियर अफसरान अस्पताल से ज़ख्मियों से मालूमात लेते हैं। मालूमात लेने के बाद अनवर की वालदा, वालिद और बहन को एलीट के जवानों ने ज़द-ओ-कोब थे, उनको लातें मारी गई थी, उनसे भी पूछ-गुछ की गई थी और बाद में फैसला किया कि उनका भी हशर किया जाए, जिस तरह पुलिस ने की। इसके बाद फ़ौज का क्या रद्द-ए-अमल है, इसके मुतालिक कुछ लिखने की या बोलने की ज़रूरत नहीं है। सारे लोग अब सोशल मीडिया पे देख चुके हैं। अच्छा, मैं आपको ये बताऊँ, जो लोग नए हैं ना, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। शुक्रिया, थैंक यू।